नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एनसीईआरटी की जो पुस्तक है आरोह, उसका जो छठा पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि हमें पेपर के अंदर एक तो कवि परिचय पूछा जाता है, एक लेखक परिचय पूछा जाता है। या तो कवि परिचय सारे याद कर लीजिए या फिर लेखक परिचय सारे याद कर लीजिए। तो जो हमारा छठा पाठ है आरोह का, उसके जो लेखक है उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह जी, और इनकी जो रचना है कविता जिसको हम पढ़ेंगे उसका नाम है उषा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कवि परिचय। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वही हमको याद रखनी है कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका निवास स्थान क्या है, उसके बाद कुछ रचनाएं और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक नंबर के अंदर लेखक का या कवि का जो भी है उसके पुरस्कार के बारे में पूछ लिया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हमारी 12वीं कक्षा है तो बोर्ड है, उसके लिए काफ़ी गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आरोह पुस्तक है, उसका छठा पाठ है जिसके कविता का नाम है उषा। शमशेर बहादुर सिंह जी का जो जन्म है वो जन्म हुआ है इनका 13 जनवरी 1911 में। 13 जनवरी 1911 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे पूछे तो इनका जन्म हुआ है देहरादून के अंदर। कहाँ पे? देहरादून, जो कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में। पहले उत्तर प्रदेश था, अब क्या बन गया? उत्तराखंड है। देहरादून में इनका जन्म हुआ है। इसके बाद देखना है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। ये इन्हीं की नहीं, जितने भी लेखक है, जितने भी कवि है, उन सभी की रचनाओं को याद करना है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और हमेशा पूछा जाता है। इनकी मुख्य रचना बताता हूँ जो आपको आसानी से याद हो सकती है। सबसे पहले हैं कुछ कविताएं, उसके बाद ले लीजिए कुछ और कविताएं, मिलते जुलते हैं, जल्दी से याद हो सकती है। पहला है कुछ कविताएं और दूसरी क्या है? कुछ और कविताएं। एक और देख लेते हैं, इतने पास अपने। इतने पास अपने, मुख्यतः तो हमें इसकी कोई भी 2 या 3 रचनाएं याद रखनी है, क्योंकि बिना रचनाओं के हमें अंकों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके बाद देखते हैं इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया या कौन सी रचनाओं से इनसे सम्मान मिला इनको। तो सबसे पहला है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी से इनको पुरस्कार ही मिला। और दूसरा है कबीर सम्मान। ये 2 इनको पुरस्कार मिले हैं जिनकी जानकारी हमको होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आगे देखते हैं इनकी कविता। सबसे पहले जो ये कवि है वो है प्रयोगवादी कवि है। बहुत सारी धारा हैं, उसमें छायावाद भी है, द्विवेदी काल है, भारतेंदु काल है। उसके अंदर ही एक और है प्रयोगवादी, यानी जैसे ही कविता को प्रयोग होने लगा। पहले सामान्यतः अलग अलग कविता होती थी, लेकिन प्रयोगवाद के अंदर क्या होने लगा, किसी भी सामान्य विषय को लेकर के प्रकृति से उसे जोड़ा जाने लगा। तो मतलब नए प्रयोग जब भी होते हैं तो कविताओं में भी क्या होने लगा? प्रयोग होने लगा। बहुत सामान्य सी बात है। इसके अंदर जो है उषा कविता, उसका थोड़ा मैं आपको सारांश बता दूं ताकि समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। वैसे सब लोग अपने अपने हिसाब से समझाते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको जितना आसान हो सके, क्योंकि या तो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर या फिर पूरी की पूरी कविता इसमें पूछी जाती है। इसके अंदर आपको पता है व्याख्या के अंदर सबसे पहले संदर्भ होता है। उस संदर्भ में आपको पुस्तक का नाम लिखना होता है। पुस्तक के नाम के बाद उसके पाठ का नाम क्या है, उसके लेखक का नाम क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण कि वो जो कविता है कहाँ से ली गई है, इसकी भी जानकारी आपको होनी बहुत ही आवश्यक है। संदर्भ के बाद होता है प्रसंग। प्रसंग के अंदर आपको ये बताना होता है कि जो व्याख्या में आप लिखने वाले हो उस व्याख्या का बिल्कुल संक्षिप्त सारांश 3 या 4 लाइन में हो सकता है। उसमें जो एग्जामिनर होता है, कॉपी चेक करने वाला, वो प्रसंग को देख करके समझ जाता है कि बच्चे ने व्याख्या में क्या बातें लिखी होगी। फिर व्याख्या हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगा अपना विशेष। तो कविता शुरू करेंगे उषा। चलिए, सबसे पहले है मैं लाइन बोलता हूँ कविता की, उसके बाद उसकी हिंदी व्याख्या भी आपको बढ़िया से समझाता हूँ। एक तो इसमें 3 टॉपिक है, 3 विषय ले सकते हो। सबसे पहले प्रातःकाल का वर्णन है, सूर्य उदय नहीं हुआ है
आपने देखा हो, यदि सुबह 5 बजे आप उठ के आसमान में देखेंगे तो जब सूर्य उदय नहीं होता तो उषा काल होती है। उषा काल यानी आसमान जो हल्का सा लाल कलर का, हल्का सा नारंगी कलर का दिखाई देता है। उससे भी पहले अगर आप जल्दी उठते हो तो आपने देखा होगा आसमान बिल्कुल नीले शंख के समान दिखाई देता है। ये आसमान तभी देखने को मिलेगा जब हम प्रातःकाल सुबह जल्दी उठेंगे। तो सबसे प्रथम पंक्ति है वो है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। बिल्कुल आसान भाषा में बताने का प्रयास करूंगा और ये आपके लिए बहुत ही सरल रहेगा। प्रातः नभ था, प्रात यानी प्रातःकाल, नभ यानी आकाश या आसमान, कुछ भी ले सकते हैं आप। नीला शंख जैसा, जो शंख होता है वो हल्का सा नीले कलर को लिया हुआ होता है, बिल्कुल सफेद शंख नहीं होता है। आप प्रातःकाल का जब भी आकाश देखेंगे या आसमान देखेंगे, उषा काल से पहले की बात कर रहा हूँ, उषा काल भी उदय नहीं हुआ है, तो जो शंख वो आपको जो आसमान है बिल्कुल शंख के समान नीला दिखाई देगा। तो पंक्ति स्पष्ट होगी कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, कि प्रातःकाल का जो आसमान है किसके जैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नीले शंख के समान। उसके बाद है भोर का नभ, वो भोर यानी वही प्रातःकाल की बात ही चल रही है। कवि सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि जो प्रात उषा कविता है उसके अंदर जो प्रातःकाल का आसमान है वो किसके समान दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है। उसके बाद है तीसरी लाइन, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जो चौका शब्द है, जो ग्रामीण परिवेश होता है वहाँ पे अपनी जो चूल्हा होता है, चूल्हे के आसपास जहाँ पे अपन सामान रखते हैं चूल्हे से उतार करके उसे चौका बोलते हैं। उस चौके को क्या होता है कि सबसे पहले गीली राख से, राख यानी जो अपन लकड़ी जलाएंगे उसकी जो राख बचेगी उसको गीला करके उसे लीपते हैं ताकि उसमें क्या है, मजबूती आए और जो आसपास के स्थान है वो कम से कम क्या नहीं हो, खराब नहीं हो। अब इसके दो अर्थ निकलेंगे, दोनों ही अर्थ आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहला अर्थ कौन सा निकलेगा कि प्रातःकाल का जो आसमान है किसके समान दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नीले शंख के समान। और सेकंड इसका जो दूसरा अर्थ वो हो जाएगा कि ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण परिवेश के अंदर किसी महिला ने अभी अभी गीली राख से चौके को लिप दिया है। चौका मैंने आपको बता दिया ना, चूल्हे के आसपास जो भी स्थान होता है वो सब चौका कहलाएगा। ये अपनी ऊपर की पंक्तियां पूरी हो गई कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, अर्थात प्रातःकाल का जो आसमान होता है बिल्कुल नीले शंख के समान होता है। और नीचे की पंक्ति है राख से लेपा हुआ चौका, अर्थात ग्रामीण परिवेश के अंदर जो को महिलाएं हैं वो क्या करेगी, गीली राख से चौके को लिप देती है। ये पहले चैप्टर पूरा। उसके बाद है बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की धुल गई हो, अर्थात आसमान कैसा दिखाई देगा प्रातःकाल, नीले शंख के समान, जो अपन हल्का सा उसको काले कलर के अंदर ले सकते हैं, पूरा काले में नहीं आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत काली सील जरा सी लाल केसर से की धुल गई हो। जैसे ही प्रातःकाल उषा काल उदय होती है तो उषा काल में क्या होगा, आसमान कैसा दिखाई देगा, हल्का सा नारंगी कलर का और हल्का सा लाल कलर का। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही वो किसी महिला ने उस गीली राख से चौके को लीपा था, उसके ऊपर क्या होगा, जैसे दूसरी बार, एक बार ही नहीं लिपते हैं, जो पीले अपना पीला मंडा होता है ना, जिसे खड़िया मिट्टी कहते हैं, पीली खड़िया मिट्टी, उस खड़िया मिट्टी से पुनः उसे गीली करेंगे और फिर से मजबूती लाने के लिए उसको दूसरी बार लिपेंगे। दो अर्थ निकल गए। जो प्रातःकाल का जो नभ था कैसा था, नीले शंख के समान। जैसे ही उसके ऊपर दूसरी बार अपन लिपेंगे तो जो चौका था काले कलर का, राख कैसी होती है, नीले शंख के समान होती है। तो दूसरी बार पीली मिट्टी से या खड़िया मिट्टी से लिपने से उसका वर्ण कैसा हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा या लाल कलर का हो जाएगा। और आसमान की बात करें तो जैसे ही प्रातःकाल का आसमान दिखाई दे रहा था नीले शंख के समान, लेकिन जब उषा काल होता है, उषा काल के होते ही आसमान में दूसरे रंग छा जाते हैं, ऑरेंज कलर का हो जाएगा और लाल कलर का हो जाएगा। ये दूसरी बात हो गई पूरी। पहली बात क्या बताई अपने कि जो प्रातःकाल का नभ है, जो आकाश है, किसके जैसा दिखाई दे रहा है, नीले शंख के समान। ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण परिवेश के अंदर किसी महिला ने अभी अभी गीली राख से चौके को लिप दिया हो।
एक चैप्टर पूरा हो गया। दूसरी पंक्ति है उसमें बता रखा है कि प्रातः काल के नीले शंख के समान आसमान में जब उषा काल उदय होता है तो आसमान कैसा हो जाता है, हल्का सा पीला कलर ले सकते हो, लाल कलर ले सकते हो और नारंगी कलर भी ले सकते हो। ऐसा लग रहा है कि जो चौका पहले गीली राख से लिपा गया था उसके ऊपर पीले मंडे से या खड़िया मिट्टी से दूसरी बार लीप दिया गया हो। दोनों चैप्टर आपस में मिल रहे हैं। उसके बाद है स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, जैसे होती है ना अपने जो स्लेट होती है वो ब्लैक कलर की काले कलर की होती है। अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति उस पर लाल चौक से लिखेगा तो उसका वर्ण कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। ऐसा दिखाया जा रहा है प्रकृति के माध्यम से। ये चीज़ हमको, जैसे मैंने पहले बताया, कवि कैसे प्रयोगवादी कवि है, तो इन्होंने कविता के अंदर नया प्रयोग किया है। ये प्रयोग ये किया है कि किस प्रकार सामान्य सी बात को लेकर के किसी प्रकृति से बात को जोड़ा जा सकता है। तो पहले बताया मैंने आपको इसमें कि जो आसमान था अपने नीले शंख के जैसा, वो कैसा हो चुका अभी उषा काल के होने से कलर उसमें बदल चुके हैं। और जो ऐसा लग रहा है कि गीली राख से लिपा हुआ जो चौका था उसके ऊपर दूसरी बार खड़िया मिट्टी से लिप दिया गया है, तो वो भी कैसा हो जाएगा, उषा काल का और खड़िया मिट्टी का तालमेल हो जाएगा। और जो गीली राख है और जो प्रातःकाल का आसमान है वो दोनों आपस में सामंजस्यता दोनों में बैठ जाएगी। अब आगे की पंक्ति है, नील जल में या किसी की गोड़ झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अर्थात अब ये बात थोड़ी समझने लायक है। अब सूर्य उदय होने की बात बता रहे। पूरा आसमान कैसा था, नीले शंख के समान। उषा काल उदय हुआ, उसके बाद जैसे ही सूर्य उदय होता तो सीधा सूर्य उदय नहीं होता है, पहले उसका छोटा सा भाग दिखाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे सूर्य क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पानी से भरी हुई झील है, झील का पानी भी कैसा होगा, नीला होगा। अगर कोई सुंदर नायिका उस झील में स्नान करेगी तो उसका जो मुख है वो पानी से कैसा रहेगा, बाहर रहेगा। अब दोनों में सामंजस्य बिठाएंगे कि जैसे कुछ सुंदर नायिका जल में स्नान करेगी नीले जल के अंदर तो उसका मुख कैसा रहेगा, बाहर। ऐसा लग रहा है कि नीले आसमान में या शंख के समान नीले आसमान में सूर्य उदय हो रहा है। एक तरफ तो क्या हो रहा है, जो नीला आसमान है वहाँ सूर्य उदय हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो नीला जल है उसमें कुछ सुंदर नायिका स्नान कर रही है। ये तीन भाग हो गए इसके, सबसे पहले वाला, दूसरा वाला और तीसरे वाला। सबसे लास्ट में पंक्ति है, जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अर्थात उषा काल क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है और सूर्योदय आरंभ हो चुका है। जैसे ही सूर्योदय होगा तो प्रातःकाल का जो भी वातावरण था वो सब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसमें आपने देखा कि एक तो शमशेर बहादुर सिंह जी, इनकी जो कविता है उषा, इनका अपन ने कवि परिचय देखा कि इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु भी आपको याद रखनी है। इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, इनकी रचना कौन कौन सी है। उसके बाद देख लिया कि जो रचना होने के बाद इनको जो पुरस्कार मिले हैं, ये पुरस्कार भी आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखने हैं। क्योंकि जैसे पहले बताया था कि कभी कभी 1 या 2 नंबर में किसी भी लेखक या कविता की कोई पत्रिका है, अगर कोई संपादन किया है या जो उनका सम्मान है उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज हमने सिर्फ एक कविता का पूरा अध्ययन किया, उषा कविता। अगर इस कविता में आपको कोई भी और पूछना है या आपको कमेंट्स करना है तो आप आराम से कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स लिख सकते हो और जितना अच्छा हो सकता है मैं अपनी तरफ से और इसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। और इसी के साथ अगर किसी भी छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक, 12वीं के तो सारे पार्ट है ही, अगर आपको कोई भी पार्ट जो सबसे कठिन लगता है, आपको लगता है कि पार्ट बढ़िया से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स में ये पार्ट लिख सकते हो, पार्ट की संख्या लिख सकते हो। हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको हर पार्ट इतने संक्षिप्त रूप में और परीक्षा के अनुसार इतना अच्छे से समझाया जाए कि आप बढ़िया से उसको आप परीक्षा में लिख के आए और आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति हो जाए। और इसी के साथ हम शुरू करने वाले हैं व्याकरण, क्योंकि आपकी हिंदी के अंदर 36 नंबर की ग्रामर है और 36 नंबर की ग्रामर की आप समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण अंक है और किस प्रकार आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो भी सारे विषय क्लियर करवाए। और इसी के साथ मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।